Good morning students. Today we are going to study about the responses of organisms to abiotic factors. यानी कि organisms, चाहे हम प्लांट को ले रहे हैं चाहे हम एनिमल को ले रहे हैं, वो किसी भी एबायोटिक फैक्टर्स यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को चेंज करता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करता है, तो हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को मेंटेन करता है तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस के बेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज अ रेगुलेशन। ठीक है, सबको पता है कि हम लोग की जो बॉडी होती है उसमें कांस्टेंट इन्वायरमेंट कंडीशन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बाहर का अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाता है, सपोज 40 हो गया, 42 हो गया, तो वी स्टार्ट स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग एक्चुअली करता है क्या? हीट लॉस कर देता है हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी को थोड़ा सा कूल करता है। ठीक, और अगर टेम्परेचर इससे कम हो गया, लाइक 35 हो गया या कब हो सपोज 28 हो गया, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, आवर बॉडी स्टार्ट शिवरिंग। तो हमारी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, बॉडी शिवर करने लग जाती है। एंड यू ऑल नो दैट शिवरिंग की वजह से होता है क्या है कि हमारी बॉडी में जो हीट है वो हीट मेंटेन रहती है। तो ये रेगुलेशन का ही पार्ट है कि अगर हम अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट कंडीशंस। आउटसाइड एनवायरनमेंट कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर रहे खुद को। ठीक है, बाहर के अकॉर्डिंग ये कहते हैं ना कि क्या नाम है, दिल्ली चले गए या मुंबई चले गए तो उसके अकॉर्डिंग हमने खुद को बदल दिया, तो ऐसा नहीं होता है इस केस में। रेगुलेशन मतलब अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे ज़रूर, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 ना होकर 42 हो गया, हमारी बॉडी कुछ उसके अगेंस्ट चेंजेस शो करेगा, बट दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब सेकेंड वन इज कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बाहर के इन्वायरमेंट कंडीशंस को देख करके खुद को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने दो टर्म्स यूज नहीं किया। थर्मो रेगुलेशन भी होता है जिसमें टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, एंड अनदर इज ऑस्मो रेगुलेशन जिसमें ऑस्मोलैरिटी यानी वाटर कंटेंट को भी रेगुलेट किया जाता है। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? भाई दिल्ली गए उनके अकॉर्डिंग बदल गए, मुंबई गए बाहर का इन्वायरमेंट में देखा बदल गया। तो ऐसे कन्फर्मर्स भी होते हैं, भाई बाहर के इन्वायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसने अपना खुद का इंटरनल जो कंडीशन है उसको चेंज किया तो उसको बोलते हैं कन्फर्मर्स। और इसमें होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या अंतर है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब ऑस्मोलैरिटी बॉडी की कांस्टेंट होती है, वो बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। बट अगर बॉडी बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ओके, अब इसके अलावा और भी दो पॉइंट्स थे। वन इज माइग्रेशन, ये सबको पता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो चले गए एकदम ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्मी है, और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे ठंडी है। तो यानी माइग्रेट कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। फोर्थ वन इज सस्पेंड। बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये अपने अराउंड सराउंडिंग में एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है, यानी स्पोर्स फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि बाहर की ठंडी या बाहर की गर्मी या बाहर का कोई भी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। फिर जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा तो ये जो सिस्ट की वॉल है वो ब्रेक ऑफ हो जाएगी और जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेंटेन करता है। इसके अलावा दो और टर्म है, एक है हाइबरनेशन यानी विंटर्स में कहीं चले जाना, हाइबरनेट कर जाना। वन इज एस्टिवेशन यानी समर के टाइम पे ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पे समर हीट से हम प्रोटेक्ट हो सके। ओके, सो आई होप दिस रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर इज क्लियर टू एवरीबडी। इसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। वन इज रेगुलेशन, कन्फॉर्मर्स, माइग्रेशन एंड सस्पेंड। ठीक है, नाउ वी विल सी हैबिटेट एंड निच। हैबिटेट और निच जो है ये एक्चुअली होता क्या है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। हैबिटेट क्या होता है, इकोलॉजिकल निच क्या होता है।
तो हैबिटेट तो भाई वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, और अगर किसी से हमारा पता पूछना है तो भाई हैबिटेट ही पूछता है, भैया इसका क्या हैबिटेट है, कहाँ पे रहता है, लैंड में रहता है या वाटर में रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के अंदर भी एक और टर्म है, दैट इज माइक्रो हैबिटेट। अब ये माइक्रो हैबिटेट क्या होता है? ठीक है, माइक्रो हैबिटेट मतलब कि स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि मैंने बोल दिया कि कोई भी फिश जो है ये एक्वेटिक फिश है, यानी वाटर में रहती है। वाटर में कहाँ पे रहती है? वाटर का भी बहुत सारा जोन्स है ना, कि एकदम ये बॉटम पे रहती है या मिड पे रहती है या सरफेस पे रहती है। तो ये स्पेसिफिक करने को हम बोलते हैं माइक्रो हैबिटेट। जैसे मैंने बोल दिया कि दिस फिश इज फाउंड इन द सरफेस, यानी वाटर की सरफेस पे पाई जाएगी, ना कि बॉटम वाले रीजन पे। ओके, बट अगर हम निच की बात करें, जो इकोलॉजिकल निच है, ये जो टर्म है, दिस टर्म वाज फर्स्टली गिवन बाय ग्रेनल इन 1970। ग्रेनल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये टर्म दिया था 1917 में, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने भाई हैबिटेट की बात तो की ही की थी, माइक्रो हैबिटेट की बात की ही थी कि कहाँ पे रहता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स, प्लस कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है उसको उन्होंने दिया है इकोलॉजिकल निच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसी हैबिटेट की बात की कि सरफेस पे पाई जा रही है, सपोज कोई फिश है ए, ये सरफेस पे पाई जा रही है, कोई फिश है बी, ये बी मिडिल वाले एरिया पे पाई जाती है, तो ये जो ए फिश है ये अब किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या ये कार्निवोर्स है, क्या ये ओमनीवोर्स है, क्या ये प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है, मतलब किस तरीके से बिहेव कर रहा है एनवायरमेंट में, उसको कि हम कहते हैं इकोलॉजिकल निच। ठीक है, आई होप ये टर्म क्लियर है। नाउ वी विल सी 3 टाइप्स ऑफ द हैबिटेट। एक तो हम देखेंगे एयर, वाटर, लैंड, ये 3 हैबिटेट को हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो है जैसे एयर पे रहता है कोई तो हम उसको बोल देते हैं एरियल हैबिटेट या आर्बोरियल हैबिटेट, वाटर को बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, लैंड पे रह रहा है तो वी कॉल इट एज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। तो ये सब हैबिटेट्स का क्लासिफिकेशन है। हैबिटेट्स में रहने के अलावा हमें एक और टर्म पता होना चाहिए, दैट इज अडेप्टेशंस। जैसे कि कोई भी प्लांट अगर बहुत लेस वाटर एरिया में रह रहा है, यानी डिजर्ट एरिया में रह रहा है, यानी इसको पानी बहुत कम मिल रहा है, तो वो अपने खुद को इस तरीके से चेंज कर देता है कि उसमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन हो सके, रह सके, और लेस वाटर लॉस हो सके उससे। अब पता है ना, जब पानी जो चीज़ हमें कम मिलती है तो हम उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स या एनिमल्स भी होते हैं, जब वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे एक्सेस पानी हो, तो वो पानी से जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको नहीं कर पाते हैं उतना, और पानी के लिए जितने भी रिस्पॉन्सेज रहते हैं उनको उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट अगर वो हीटेड एरिया में यानी डेजर्ट एरिया में चले गए जहाँ पे वाटर बहुत कम पाया जाता है, तो भाई जितना मिलेगा उतना ही प्रिजर्व करना चाहेगा, उतना ही को बचा के रखना चाहेगा। तो खुद को मतलब मॉडिफाई करना एक आउटसाइड इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशंस में हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोफाइट्स, जो कि वाटर वाले प्लांट्स है, फाइट्स यानी प्लांट्स, हाइड्रो यानी वाटर। तो हाइड्रोफाइट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग यानी जो प्लांट्स है वो कहीं भी रूटेड नहीं है, वो वाटर में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, वो अपने न्यूट्रिशन जो है वो वाटर से लेता है, वाटर सरफेस पे इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। और इसका एग्जाम्पल है सैल्विनिया, पिस्टिया। ठीक है, ये तो हुआ फ्री फ्लोटिंग। दूसरा वाला है रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स। रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स समझ में आ रहा है आराम से, रूटेड होगा, मड में इसके रूट्स पाए जाएंगे, लेकिन जो लीव्स है इसकी वो फ्लोटेड होगी। और एग्जाम्पल इसका है निलंबा, निलंबो। द नेक्स्ट वन इज सबमर्ज फ्लोटिंग। सबमर्ज यानी जो प्लांट की जो बॉडी है वो थोड़ा सा अंदर लाई करेगी सबमर्ज फ्लोटिंग में, और लेकिन वो फ्लोट करेगी। इसकी जो लॉन्ग पेटियोस होते हैं ना, वो वाटर सरफेस तक लीव्स को लेकर के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एग्जाम्पल इसका है सेरेटोफाइलम।
सबमर्ज फ्लोटिंग हो गया। नेक्स्ट वन इज सबमर्ज्ड एंड रूटेड। सबमर्ज्ड एंड रूटेड। सबमर्ज्ड और रूटेड में क्या होगा भाई, वाटर सरफेस के अंदर लाई करेगा लेकिन रूट्स भी उनके मड में लाई करेंगे। एम्फीबियस एंड रूटेड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। फिफ्थ वन इज एम्फीबियस एंड रूटेड। एम्फीबियस यानी कि ऐसे वाटर में पाया जाएगा जिसमें सॉइल भी प्रेजेंट है। ओके, emergent and rooted, this one is emergent and rooted। emergent and rooted में क्या होता है, जो वाटर है वो, जो प्लांट्स है वो शैलो वाटर में पाया जाता है, रूटेड भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोफाइट्स। हमने 6 टाइप्स के देखे थे, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज द फ्री फ्लोटिंग, जो किसी जिसमें रूट्स नहीं पाए जाएंगे, रूट्स नहीं होंगे, वाटर सरफेस में फ्लोट करेगा। रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, यानी रूट रहेंगे और लीव्स फ्लोट करेंगी। सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड रूटेड। एम्फीबियस एंड रूटेड, जिसमें सॉइल भी पाया जाएगा। इमर्जेंट एंड रूटेड, जिसमें तो शैलो वाटर पे लाइक करेगा। नाउ वी विल सी हाउ दे आर एक्चुअली अडेप्टेशंस। क्या क्या अडेप्टेशंस हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट अडेप्टेशन इज, क्योंकि ये वाटर में पाया जाता है, इसके जो रूट्स है, रूट्स का मेनली काम क्या रहता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। भाई जब वाटर में ही पाया जाता है तो उसके लीव्स वगैरह भी तो एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसका जो रूट्स है, रूट्स बिकम और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट नहीं होता है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होते हैं रूट्स। और जो रूट कैप्स हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स, रूट पॉकेट से रिप्लेस हो जाता है। ओके, और स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इज लॉन्ग, स्टेम लॉन्ग होगा, स्लेंडर होगा, लॉन्ग होगा, स्लेंडर होगा, एंड इट इज स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल। स्पॉन्जी भी होगा एंड फ्लेक्सिबल भी होगा, क्योंकि भाई स्टेम को क्या करना है, वाटर एकदम नीचे नहीं रखना है ना, लीफ प्लांट्स को थोड़ा सा ऊपर भी लेके आना है, तो जो उसका स्टेम होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा ही होगा। उसके अलावा जो लीव्स है वो थिन होगी, लॉन्ग होगी। लीव्स दे आर थिन एंड लॉन्ग, थिन होगी और लॉन्ग होगी। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज, ठीक है, फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज। फ्लोटी लीव्स वैक्सी लीव्स भी पाया जाता है। ठीक है, ओके। ऑल हाइड्रोफाइट्स शो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर चैम्बर्स। एयर चैम्बर्स बहुत सारे पाए जाते हैं इसमें। एयर चैम्बर्स इसलिए पाया जाता है ताकि इसको फ्लोट करने के बायोएनर्जी प्रोवाइड करे, तो इसलिए एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। और इसमें मैकेनिकल टिश्यूज जो है, वैस्कुलर टिश्यू, ये सब पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। हाँ भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, प्योरली डेवलप्ड वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज। ये कुछ अडेप्टेशंस लिखे हैं मैंने, और भी बहुत सारे अडेप्टेशंस है, वो तुम लोग देखना खुद से। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं खुद को। मीजोफाइट्स जो प्रॉपरली मतलब सॉइल में ग्रो कर जाते हैं, तो इसका जो मॉडिफिकेशन है, रूट इसकी वेल डेवलप्ड है, स्टेम इसका लॉन्ग एरियल है, लीव्स इसकी ब्रॉड थिन है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ब्रॉड है, थिन है। और क्यूटिकल लेयर इज फाउंड टू मिनिमाइज ट्रांसपैरेशन। मीजोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल द लीव्स। मीजोफिल जो है दैट इज प्रेजेंट इन लीव्स। वैस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, यानी वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा। क्यों वेल डेवलप्ड होगा? क्योंकि भाई जाइलम और फ्लोएम की जरूरत तो पड़ेगी ही, वाटर को रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए रूट और स्टेम ये सब प्रॉपरली डेवलप होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द जीरोफाइट्स एरिया। ये तो सॉइल वाला था जहाँ पे सॉइल में रहते हैं। अनदर इज जीरोफाइट्स।
यानी ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में रह सकें वो किस तरीके से अपने अडेप्टेशन शुरू करते हैं। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने एनिमल्स को नहीं, प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल पैटर्न। सो द फर्स्ट वन इज एफिमरल एनिमल्स। These plants complete their life cycle within a very short period में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है एफिमरल प्लांट। और they actually avoid or escape dry seasons। तो ये एक्चुअली अवॉइड कर जाता है, यानी एस्केप कर जाता है ड्राई सीजन। बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है तो ये ग्रो नहीं करता है, एस्केप कर जाता है इस ड्राई सीजन को। ओके, द नेक्स्ट वन इज सक्लेंट। तो सक्लेंट क्या होते हैं? दे आर सच प्लांट्स विथ लेस और नो वाटर बट दे स्टोर वाटर। ये वाटर को स्टोर कर लेता है, जब भी अवेलेबल होगा तो ये वाटर को स्टोर कर लेगा एंड दे यूज। तो इसके पास ये वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स पाया जाता है जो कि फ्लैशी ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल इज एलोवेरा। एलोवेरा इज द एग्जाम्पल दे स्टोर वाटर। The third one is non-succulent and drought resistant। Non-succulent यानी drought resistant, ये drought के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करता है, यानी उसके अगेंस्ट भी ये ग्रो कर पाएगा। अब इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन, तो इसके अडेप्टेशंस, तो ये सबसे कॉमन है। देयर लीव्स दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीव जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वाटर लॉस एंड शेडिंग ऑफ लीव्स अंडर वाटर डेफिशिएंट कंडीशन। अंडर वाटर डेफिशिएंट कंडीशन यानी वाटर अगर कम होगा तो ये अपने लीव्स को शेड कर देगा ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, ट्रांसपिरेशन कम हो। इसके अलावा ये, हाँ ठीक है, रिडक्शन ऑफ लीव्स इनटू स्मॉल स्केली स्ट्रक्चर। स्मॉल स्केली स्ट्रक्चर में भी लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। प्लस दे हैव वाटर स्टोरेज टिश्यू इन देयर लीव्स। उनके पास वाटर स्टोरेज टिश्यूज जो है वो लीव्स में पाए जाते हैं। तो इससे होगा क्या, वाटर जो है वो वाटर को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो दीज वर द सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस of hydrophytes, xerophytes, mesophytes। if you have any doubt in this video please do tell me, उसमें बताना मुझे कोई डाउट हो तो। till then thank you, bye bye।